अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। पाकिस्तान की सियासी फ़ज़ा इस वक्त जिस बेयकीनी का शिकार है, इसमें चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की हालिया गुफ्तगू को महज एक सियासी रद्दमल करार देकर क्या नज़रअंदाज करना मुमकिन है। बैरिस्टर गौहर PTI के अंदर एक ऐसी सुलझी, मुतवाज़न और मुफाहमत की हामी आवाज़ के तौर पर जाने जाते हैं जो टकराव के बजाय बातचीत, आइनी रास्तों और सियासी मुकालमे को आगे बढ़ाने के ख्वाहां हैं। बैरिस्टर गौहर का यही तर्ज सियासत PTI के जारहाना हलकों, खुसूसन सोशल मीडिया पर उन पर मुसलसल तनकीद का बायस बनता है। दिलचस्प अमर यह है कि पार्टी के कई अहम फैसलों से भी वो बर वक्त आगाह नहीं होते, मगर इस सब के बावजूद क्या बैरिस्टर गौहर के तहफ़्फ़ुज़ात को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया जा सकता है? मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर का कहना है कि अगर हुकूमत तहरीक इंसाफ को माइनस करने के रास्ते पर गामजन रही तो उसका अंजाम किसी के हाथ में नहीं रहेगा। उनके मुताबिक अगर एक माइनस होगा तो कोई भी बाकी नहीं रहेगा। उनका यह भी कहना है कि हुकूमत PTI पर पाबंदी लगाने की कोशिश कर रही है और अगर यही सूरत हाल रही तो एक माह में हालात बेकाबू हो सकते हैं। मौजूदा सियासी माहौल में एक सख्त इशारा है। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक अवाम को जोश दिलाने की सियासत किसी के भी मफाद में नहीं। PTI के इंतखाबात 2024 में मुबैना मैंडेट चोरी के बावजूद असेंबलियों का हिस्सा बनकर जमहूरी तसलसल को बचाने की कोशिश की, मगर निज़ाम इस हद तक बोसीदा हो चुका है कि एक मुलाकात के लिए भी गैर मामूली कशमकश दरकार है। उन्होंने स्पीकर की कारकर्दगी को सराहा, मगर साथ ही ये भी कहा कि सिर्फ चंद इक़दामात काफ़ी नहीं, वसीतर इस्लाहात की ज़रूरत है। सूबाई असेंबली में PTI पर पाबंदी की करारदाद मंजूर होने पर बैरिस्टर गौहर का कहना है कि वफाकी इकाइयाँ एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल लाई जा रही हैं। बैरिस्टर मुफाहमत पसंद सियासतदान की जानिब से सख्त लहजा जाहिर करता है कि सियासी दरारें मामूल की कशमकश से बढ़कर बड़े बुहरान की जानिब जा सकती हैं। सवाल यह है कि बैरिस्टर गौहर की बातें सिर्फ एक पार्टी के बयानिए का हिस्सा हैं या फिर सियासी निज़ाम के लिए संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इसी मामले पर गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, जैगम खान, आमिर अहमद खान और इफ्तिखार अहमद साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए, अगर तहरीक इंसाफ माइनस होगी तो ये लोग भी नहीं रहेंगे, बैरिस्टर गौहर का दावा कितना दुरुस्त है? शहजाद चौधरी साहब, बैरिस्टर गौहर ने आज बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं, नक्शा भी खींचा है और ये भी बताने की कोशिश की है कि हालात काबू से बाहर हो सकते हैं। आपके ख्याल में क्या वाकई एक माइनस पूरे सियासी ढांचे को मुतासिर करने के लिए काफ़ी हो सकता है? अच्छा, देख लेते हैं तारीखी तनाजुर में कि क्या फ़र्क है, इस दफ़ा क्या फ़र्क है। पहले नेशनल अवामी पार्टी को बैन किया गया, तो उसकी बजाय ANP बन गई, लेकिन उसने एक नई शक्ल इख्तियार कर ली। ये NAP को जब किया गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जब बैन किया गया एज अ पार्टी, तो उन्होंने एक नया रास्ता इख्तियार कर लिया और वो PPP पार्लियामेंटेरियंस की शक्ल में बन के सामने आ गई है। बहुत मजबूत पार्टी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और NAP भी अपने ज़माने में, वली खान साहब के ज़माने में, एक अपना हैसियत रखती थी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ख़ास तौर पर। इसके बावजूद उन्होंने ऑल्टरनेट रास्ते अपनाए, यानी ऐसा नहीं हुआ कि वो खुदा न खास्ता कोई बहुत बड़ा तूफान उससे बर्पा हो गया। MQM को जब बैन तो ना किया गया, लेकिन उसका नाम तब्दील हो गया। अल्ताफ हुसैन को हटा के MQM पाकिस्तान बन गई और उसने बड़ी जल्दी अपने आप को तब्दील कर लिया। फर्क सिर्फ ये है इन तीनों की शक्ल में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब हुई तो उस वक्त एक डिक्टेटरशिप थी यहाँ पर, यानी सिंध के ऊपर कंट्रोल या काबू उस वक्त उनका नहीं था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जिस तरह आज है या किसी भी जमहूरी दौर में होता है। सिमिलरली NAP और MQM ये किसी भी खास सूबे को नहीं पकड़ती थी, ये किसी इनकी कंट्रोल में नहीं था, यानी खैबर पख्तूनख्वा भी नहीं था। सिमिलरली MQM भी बड़ी रिस्ट्रिक्टेड कराची की हद तक या हैदराबाद की हद तक एग्जिस्ट करती थी। आज के दिन में PTI की वो हैसियत नहीं है। PTI जाहिर है कि एक इसके पीछे बैकग्राउंड है जिसके अंदर हम देखते हैं कि उसके अंदर एक गुस्सा है, एक जिसे कहते हैं टकराव की कैफियत है। साथ ही साथ एक सूबे को भी रन कर रही है, सूबे का कंट्रोल उनके नीचे है और सूबे के लोग भी बड़े सेंसिटिव हैं इस मामले के अंदर, जिस तरीके से कि उनको लगता हो शायद कि उनकी जो पार्टी है उसको मौका नहीं दिया जा रहा अपना काम करने का, या उनकी लीडर किसी के साथ जाती हो रही है वगैरह वगैरह। तो ये फर्क है उन सूरतों के अंदर जिसमें कि हमने पहला तजर्बा किया और जो आज का तजर्बा है। एक तो ये चीज़ होगी, इसकी वजह से ये मामला सेंसिटिव ज़रूर बन जाता है। दूसरा, लेकिन साथ ही साथ देख लेते हैं कि इससे पहले जो PTI के साथ मामला हुए हैं उसके अंदर PTI का रवैया कैसा रहा। मिसाल के तौर पे बल्ला छिन गया, मिसाल के तौर पे इलेक्शंस हुए और बहुत मेजर इलेक्शंस हुए, लेकिन उसके अंदर उनकी कोई हैसियत, कोई पहचान नहीं थी।
और उनके हाथों से, उनकी नजरों के नीचे से उनका निशान और उनकी पार्टी को हटा दिया गया और नाम ही खत्म कर दिया गया इलेक्शंस की हद तक। बल्ला भी छिन गया और वो भी छिन गया। अच्छा, अदालती प्रोसेस के अंदर जब भी ये गए, इनको कोई ऐसा अपने हक में फैसला होता हुआ नजर नहीं आया। तो उसकी वजह से या इनकी बुनियादों पे कौन सा ऐसा एक इश्ताल बर्पा हुआ जिससे कि हमें थोड़ा बहुत ख्याल करने की जरूरत है। मकसद कहने का ये है कि पीटीआई जो कह रही है या जो गौहर साहब कह रहे हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ तो ऐसे हमें नजर आती चीजें जिसमें हम ये कहते कि हाँ, पीटीआई में इतनी जान, इतनी लीडरशिप, इस तरह की उनको जेल करने की, उनको मिलाने की ऐसी कुव्वत है कि वो वाकई में लोगों को। पंजाब के अंदर आपने देखा पीटीआई की आवाज तकरीबन दब के रह गई है, जो कि उनका सबसे बड़ा गढ़ था पीटीआई का बड़ी हद तक आफ्टर केपी। तो जब ये चीजें ऐसी हैं तो फिर मुझे वो तूफान होता हुआ नजर नहीं आता। अलबत्ता इसमें कोई शक नहीं कि जिस टेरिटरी में हम अब जा रहे हैं, अगर हम ये रास्ता इख्तियार करते हैं पीटीआई को बैन करने का, तो जहां पे हम खड़े हैं, जो कि बैकड्रॉप है पिछले 3-4 साल का, उसके बाद जहां पे हम खड़े हैं, अब हम अगर इस जगह जाते हैं जो कि हम करना चाह रहे हैं, जिसको हम बहस कर रहे हैं, तो ये अनचार्टेड टेरिटरी होगी। पाकिस्तान इससे पहले इस हैसियत में इस जगह पे नहीं गया। एक दफा जब गया था, उसका नतीजा हमने 1971 में देख लिया था। तो हमें, मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा बहुत फूंक फूंक के कदम रखना चाहिए। इतनी आसानी के साथ गौर साहब की बात में कुछ वजन हो सकता है, अगर वो कुछ उनके पार्टी ने कुछ और किया होता तो हम उसको ज्यादा यकीन के साथ कह सकते, कम से कम मैं अपनी हद की बात कर सकता हूं। लेकिन ना पार्टी का रिकॉर्ड ऐसा है, लेकिन जो बातें हैं वो बहुत ही नाजुक हैं, और मेरा ख्याल है कि इनको उस लिहाज से ही ट्रीट करना चाहिए। तो जरूर देखना चाहिए कि गौहर साहब की बात को थोड़ा सुन लीजिए। ठीक हो गया। आमिर अहमद खान साहब, बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि अगर एक माइनस हुआ तो इसके बाद एक भी बाकी नहीं रहेगा, मगर बेनजीर माइनस हुई तो नवाज शरीफ प्लस हुए, नवाज शरीफ माइनस हुए तो इमरान खान प्लस हुए। क्या बैरिस्टर गौहर गलत दावा कर रहे हैं? हकीकत है क्या? आयशा, आपने शुरू में बैरिस्टर गौहर को जब आप इंट्रोड्यूस कराई था, आपने कहा कि वो एक सुलझे हुए आदमी है निस्बतन, और उसमें मेरा ख्याल है कोई शक नहीं है कि बाकी बहुत सारे पीटीआई के रहनुमाओं के मुकाबले में उनकी सोच में ज्यादा ठहराव पाया जाता है, ज्यादा तजर्बा पाया जाता है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि इस बात का मतलब क्या है। मुझे तो लगता है कि ये सिर्फ हत्याकारों की दुकान गर्म करने के लिए इस तरह की बातें करते थे, क्योंकि अगर आप इस स्टेटमेंट को देखें ना, अगर एक माइनस हुआ तो कोई भी नहीं रहेगा, इसके अंदर जो की वर्ड है वो है माइनस का। अब ये कोई जमा तफरीक का सवाल नहीं है कि 10 - 8 = 2, राइट? ये सियासत है। आप मुझे ये बताएं कि माइनस होता कैसे है सियासत में? कोई ये तो वाज़ेह है, हर सूरत हाल के 2-3 की बुनियादी होती है ना कि जी क्या करना है, कैसे करना है और किस मकसद के लिए करना है। इसमें क्या करना है? ठीक है, पीटीआई को बैन करना है। किस मकसद के लिए करना है? ताकि इमरान खान किसी के लिए भी कोई सियासी खतरा ना रहे अपने सियासी मुखालिफिन के लिए। कैसे करना है, इसका सवाल इसका जवाब किसी के पास नहीं है, और इसलिए नहीं है आशा कि इस सवाल का जवाब है ही कोई। सियासत में इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। अब हमें तारीख में जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि आप जाएं तो जैसे अभी शहजाद साहब कह रहे थे, आपको बेमिसाल बहुत सारी आपको इस तरह की मिसालें मिलती हैं जहां पर ये कोशिशें की गई और उनका कोई लॉन्ग टर्म में कोई नतीजा नहीं मिलता। लेकिन जो इंटरम में होता है, जो जिस खतरे की तरह मेरा ख्याल शहजाद साहब भी निशानदेही कर रहे थे, आप देखिए, आपने अल्ताफ हुसैन को निकाल दिया पाकिस्तान की सियासत से, और उस पर उनकी पार्टी का नारा क्या था कि हमें मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। आपको याद होगा कि कराची की जगह जगह ये बहुत चौकी हुई होती कि हमें मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। अब अगर पीटीआई भी यही नारा अपना रही है, बगैर कहे, बगैर उसको आर्टिकुलेट किए हुए कि हमें मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए, क्योंकि उनकी सुई इस पूरी तरह से अटकी हुई है इमरान खान साहब की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर कि वो उससे निकल के बात ही नहीं कर रहे। और उसको अगर आप इस तनाजर में देखिए कि इसी बयान का एक हिस्सा ये है गौहर साहब के कि जी हम सिस्टम का हिस्सा इसलिए हैं कि जमहूरियत बरकरार है। अरे भाई, कब आप सिस्टम का हिस्सा थे? आप सिस्टम का हिस्सा बनना ही नहीं चाहते। आप पार्लियामेंट में हैं, आपने आज तक इमरान खान साहब की मौजूदगी में भी और उनकी गैर मौजूदगी में भी जितने मौसर तरीके से आप पार्लियामेंट को इस्तेमाल कर सकते थे, आपने नहीं किया। आप सियासी जमातों से बात ही नहीं करना चाहते हैं कि हम सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे, तो किस तरह से आप अपने आप को कौन से निजाम का हिस्सा कह रहे हैं? सो मैं समझता हूँ कि उनको इस तरह की बयानबाजी, वाकई मैं आपसे एग्री करता हूँ कि वो बाकियों के मुकाबले में ज्यादा सुलझे हुए हैं, उनकी बातों में ठहराव भी ज्यादा है, लेकिन थोड़ा सा उनको सोच लेना चाहिए कि ये बातें करनी जरूरी है। हम सबको पता है कि ये हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं है।
किसी एक लीडर को माइनस करना, वो जब तक कोई भी लीडर लोगों के दिलों में रहता है ना, कि उसको आप ना किसी कानून से बाहर निकाल सकते हैं, ना आप जोर जबरदस्ती बाहर निकाल सकते हैं, ये बात सबको पता है। तो अगर वाकई कोई सुलझी हुई बात करना चाहते थे तो उनको सिर्फ हंस के ये कहना चाहिए था कि ये करके देख ले, सबको पता चल जाएगा क्या होता है। राइट, बट आई विल कंक्लूड बाय सेइंग आशा कि जो इंटरिम है ना, जो एमक्यूएम का ये नारा था कि हमें मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए, और जब रहनुमा को निकाल दिया गया तो आपने देखा कि कराची का क्या हाल हो गया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, उसका सत्यानाश होकर रह गया इस प्रोसेस के अंदर। राइट, सो यू हैव टू थिंक अबाउट दिस थिंग कि आप इस तरह की बातों में क्यों एंगेज करते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है। और अगर आवाम का गम गुस्सा मौजूदा हुक्मरानों पे इसलिए है कि उनको लाजानी बातों में उलझा लेती है, तो आप तो बिल्कुल उसी रास्ते के ऊपर चल रहे हैं ना। मेरी नजर में आशा इस तरह के बयानबाजी की कोई हैसियत नहीं। 24 घंटे की जिंदगी है, कल को कोई और बयान आ जाएगा, सब उसके ऊपर मुतवज्जे हो जाएंगे। मगर ये इसी बात ने मेरे सवाल को भी थोड़ा बदला है। ज़ैगम साहब, मैं आपकी जानिब आऊँ। वो कहते हैं कि अगर यही हालात रहे तो महीने में हालात आपके कंट्रोल में भी नहीं रहेंगे, ये बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं। इसे पार्टी का बयानिया कहा जाए या फिर ऐसे चेयरमैन के संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात के। आमिर साहब की गुफ्तगू के बाद मैं सोच रही हूँ कि तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार वो हुकूमती हलकों के लिए, मुख्तदर लोगों के लिए कर रहे हैं या खुद अपनी जमात को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों ऐसा बयान दे रहे हैं फिर? एक तो मैं आपकी बात से इत्तफाक करूंगा जो आपने पहले कहा था, जो तकरीबन ये बात थी कि बैरिस्टर गौहर की आवाज़ जो है वो नक्कार खाने में तूती की आवाज़ है और पार्टी में उसके बहुत ज़्यादा टेकर्स नहीं हैं। देखिए, बैरिस्टर गौहर ने जो कहा उसकी पूरी गुफ्तगू को हमें देखना चाहिए, सिर्फ एक पार्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। उनकी गुफ्तगू इंतहाई मसालेहाना गुफ्तगू थी, मैं उस पर अभी बात करता हूँ। लेकिन वो जो ये कह रहे हैं कि अगर एक को माइनस किया गया, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर सबसे बड़ी पार्टी को आप माइनस करेंगे तो फिर बचेगी। मैं उनसे 100% इत्तफाक करता हूँ, सियासत नहीं बचेगी। लेकिन यही बात मैं भी और बहुत से लोग पीटीआई और इमरान खान से आज से बहुत साल पहले से पूछ रहे हैं, 2014 से पूछ रहे हैं कि अगर सारी सियासी जमातें नहीं बचेंगी तो हजूर जमहूरियत कहाँ बचेगी। और जमहूरियत आज इसी वजह से पहुंची है क्योंकि आपने ये फैसला किया कि दूसरी तमाम जमातें मैदान जमहूरियत, मैदान इलेक्शन, पार्लियामेंट पे रहने के काबिल ही नहीं हैं। वो सियासतदान ही नहीं है, वो सियासी जमातें ही नहीं हैं, वो चोर उचक्के डाकू हैं। आप उनको सियासतदान कहते ही नहीं है, मानते नहीं, आप लफ्ज़ ही डाकू का इस्तेमाल करते हैं। आपने 2013 से आज तक किसी असेंबली को तस्लीम नहीं किया, किसी इलेक्शन को तस्लीम नहीं किया। ये सिर्फ इस इलेक्शन की बात नहीं है, किसी हल्के की जीत या हार को तस्लीम नहीं किया अगर वो आपके हक में नहीं था। तो अगर आप नहीं होंगे तो भी जमहूरियत नहीं होगी, लेकिन अगर दूसरे नहीं होंगे तो भी जमहूरियत नहीं होगी। और आज जमहूरियत में जो डेफिसिट हुआ है, जो कमज़ोरी हुई है, जो यहाँ तक पहुँची है, बिल्कुल इसी वजह से पहुँची है कि आपने ये फैसला किया था कि दूसरे जमहूरियत में रहने के काबिल नहीं है। और आज भी आपका अज़्म मुसम्मम है। क्या आपने माफ़ी मांगी है कि आपने जो रगड़ा लगाया था, पूरी अपोजिशन को जेल में डाला था, जो हाथ मिलाने से इनकार किया था? अपोजिशन में थे तो हुकूमत से हाथ मिलाने से इनकार किया था, हुकूमत में थे तो अपोजिशन से हाथ मिलाने से इनकार किया था। ये गलत था, आपने आज मान लिया। दो साइड्स ऑफ फाइल है ना। आप नहीं बचेंगे तो जमहूरियत नहीं बचेगी, क्या वो नहीं बचेंगे तो जमहूरियत बचेगी? ये नया ग्राउंड है ना जिस पे जाने की ज़रूरत है। देखिए उन्होंने क्या कहा है, अब मैं उस तरफ आता हूँ। उन्होंने एक बहुत बड़ा दरवाज़ा खोलने की कोशिश की है। उन्होंने ये कहा कि हीलिंग टच की ज़रूरत है, ताकतवर लोगों की तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से भी, और हमारी तरफ से जो हो सकता है हम करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क टिट फार टैट का मुतामिल नहीं हो सकता। जब उनको प्रोवोक करने की कोशिश की एक सहाफ़ी ने, तो उन्होंने कहा कि अब ईंट का जवाब पत्थर से देने की रविश को ख़त्म करना होगा। उन्होंने ये कहा कि इस वक्त तमाम अख्तियार अचकज़ई साहब, महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास के पास है, लेकिन मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो हालात को नॉर्मलाइज करने के लिए स्टेप्स लें।
मुझे बताइए इससे ज़्यादा मुसालिहाना गुफ्तगू क्या हो सकती है? आखिर वो सियासतदान हैं। सर जैगम साहब, सवाल ये है कि क्या उनकी इस गुफ्तगू की खुद उनकी अपनी जमात में कितनी वेटेज है? चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को तो खुद फैसले बाद में पता चलते हैं, मीडिया भी उनसे पूछे तो वो कहते हैं मैं देख के बताऊंगा, जबकि बहुत से पार्टी लीडर्स वो फैसले बता चुके होते हैं। क्या पार्टी इस गुफ्तगू को बाय कर रही होगी? चले इमरान खान तो अंदर है, पार्टी के सीनियर लीडर्स या और कहीं से तो ये गुफ्तगू जो लोग मीडिया पर और कैमराज पर आ रहे हैं वो तो सख्त लबो लहजे के साथ है। नाउ दिस इज द मूड क्वेश्चन। असल बात यह है कि पार्टी की फैसला साजी में, पार्टी के नैरेटिव में, पार्टी की पॉलिसी में क्या बैरिस्टर गौहर अली ख़ान को कोई पूछता है? जो कुछ पार्टी में होता है उसमें उनका कितना अमल दखल होता है? इस वक्त जो सिचुएशन पैदा हुई है, क्या किसी ने उनसे पूछा कि हम इस तरह की ट्वीट्स पार्टी की तरफ से करने जा रहे हैं, साबिका चेयरमैन की तरफ से करने जा रहे हैं, क्या हम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते? यकीनन किसी ने उनसे नहीं पूछा। क्या इस वक्त जो सुलह के लिए वो हाथ बढ़ा रहे हैं, क्या वो बात आगे बढ़ती है दुरुस्त और हुकूमत आगे आती है? अभी स्पीकर ने दोबारा कह दिया है कि लोग आएंगे तो मैं हुकूमत को बिठा दूंगा सामने। बिल्कुल ठीक है। तो क्या इमरान खान उसको मान जाएंगे? क्या इस बात का कोई तसल्ली है? क्या पूरी पार्टी उनके पीछे खड़ी होगी? अगर नहीं खड़ी होगी तो फिर उनकी मुसालिहत की क्या वक़्त है? क्या वो इस वक्त आग बुझा सकते हैं? अगर ये मामलात हैं तो देखिए, पार्टी में स्ट्रक्चर ना होने का, जबरियत ना होने का यही नुकसान होता है। एक आदमी के पास फैसला साजी है, वो आदमी जेल के अंदर है। और ये हमने बहुत बार इस प्लेटफॉर्म से बात का, पीटीआई को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ कि बाहर एक भी फैसला साज शख्स मौजूद नहीं है, जानता हो कि मैं अपने लीडर के लिए इस हद तक कोई कमिटमेंट करके उस पर खड़ा हो सकता हूं। इफ्तिखार अहमद साहब, ये जो बैरिस्टर गौहर ने आज गुफ्तगू की है, गुफ्तगू सारी इस काबिल है कि तवज्जो हो और पॉलिटिकली कोई इश्यूज आगे बढ़ें, मगर वो मुफाहमत पसंद जो सियासतदान है उसका भी आज लहजा एक सख्त है, अलार्मिंग है। क्या वाकई बहरान अपनी आखिरी हद को छू रहा है? ये बातें तो 20 मरतबा वो कह चुके हैं, आज आपको अलार्मिंग क्यों लग रहा है? और जो जैगम साहब ने बात की, जो शहजाद साहब ने बात की, और जो हमारे दोस्त हैं अमर साहब ने बात की, वो सारी बातें भी तो इकट्ठी कर लेना। और वो है जवाब इन साहब की आज की तकरीर का या आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का। यानी जब हालत ये हो जाए कि मंजर नहीं लीडर चाहिए, तो बड़ा अच्छा फ्रेम किया है इस इशू को हमारे दोस्त आमिर ने। क्या नतीजा निकला वहाँ पे? क्या नतीजा निकला? और यहाँ भी ये है कि बानी की रिहाई के अलावा कुछ चीज़ पर बात करने को कोई तैयार ही नहीं है कि टर्म्स एंड कंडीशन सारी की सारी वो हों जिसमें बानी को रियायत मिले। उन्होंने ऐसे न करें। और फिर ये बात जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमारे एक दोस्त ने कही कि सेनेट, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली में ये मौजूद थे, तो इनका रोल वहाँ पे क्या है? किस चीज़ पे इन्होंने आवाम की ख्वाहिशात की तर्जुमानी की हो? इन्होंने वहाँ भी यही किया, बैनर उठाए और बानी को रिहा करो। तो सर फिर तो वही है ना कि एक तरफा ही एक शख्स के लिए ही सियासत हो रही है, और फिर ये धमकी अमेज बयान देना कि एक माह में हालात बेकाबू हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा एक माह में कि हालात बेकाबू हो जाएंगे? आपने वो तमाम तकारीर की, आपके बानी ने, जिस वक्त उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, उन्होंने जितने जलसों से खिताब किया, उन सारे जलसों के अंदर उन्होंने जिन ख्यालात का इजहार किया, जिस एग्रेसिव टोन को अख्तियार किया, जबकि कुछ भी नहीं था, उन पर कोई पुलिस का दबाव नहीं था, कोई गिरफ्तारियां नहीं थी, कोई छापे नहीं थे, कुछ नहीं था। तो उस वक्त वो क्या कह रहे थे? देखें, एक बात बड़ी क्लियर है, आज फिर स्पीकर ने जो ऑफर की है वो है इब्तिदा। अगर बात करनी है पाकिस्तान की बका के लिए, सियासत की बका के लिए, तो फिर वहां से शुरू होगी बात। ठीक है, वो हम अगले हिस्से में बात कर रहे हैं। और जब वो बात नहीं करेंगे तो फिर तो ये क्या है? ये तो 20 मरतबा हम सुन चुके हैं, और इससे ज्यादा खौफनाक बातें की गई हैं और रोज की जाती हैं। ये अफसोसनाक है। देखिए, याद रखें, आपने 2 असेंबली तोड़वा दी, क्या मिला आपको? फिर आपने कहा कमेटियों से बाहर निकलो, क्या मिला? ये सियासी रवैया है? इसको कौन दोस्त कहता है ये सियासी रवैया है? मैं उसके साथ
अगरचे मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं, लेकिन मैं उसके साथ डिबेट करने को तैयार हूँ कि ये रवैया खुद बहुत खौफनाक रवैया है कि पार्लियामेंटों में यकीन मत रखो, इलेक्टेड जो इदारे हैं उनमें यकीन मत रखो, उनमें मत बैठो, उनमें बैठ के बात ना करो और एक जेल के गिर बाहर आके घेरा करने की कोशिश करो। वो भी आपने किया। आपने तो इसके लिए क्या मशीनरी भी आपने इस्तेमाल कर ली रियासत की। ठीक। ओ खुदा का खौफ करें भाई, ये आपका भी मुल्क है, ये मेरा भी मुल्क है। आप भी यहाँ पे सियासत करेंगे और दूसरी जमातें भी यहीं पे सियासत करेंगी अगर आपने अपने रवैये में लचक पैदा की और सियासी रास्ता अपनाया। क्यों नहीं आपका आया चीफ मिनिस्टर? ठीक हो गया। अब समझ आ रही है ना? तो नुकसान के बाद समझ आने का फायदा कोई नहीं होगा। और मेरी बात सुनने, हाँ जी। अगर कोई ऐसी हरकत हुई, आई विल अपोज इट। पार्टियों को बैन करने की मैं हमेशा मुखालफत करता हूँ। इसी जगह से 2 साल पहले भी मैंने यही कहा था, आज भी मैं ये कहता हूँ, लेकिन उन पार्टियों में रहने वालों को भी तो सियासत करनी चाहिए। ठीक हो गया जी। यहाँ पर एक ब्रेक ले वापस आएंगे तो बात करेंगे 4 कदम आगे मगर 40 कदम पीछे। जितने कदम पीछे गए ये फासला अब क्या तय हो पाएगा इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दी है। अयाज सादिक का कहना है कि सियासत तभी चलती है जब सब बैठ कर बात करें। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, मगर अफसोस यह है कि अपोजिशन हर मरतबा उम्मीद की बजाय मायूसी देती है। स्पीकर ने वाज़ेह किया कि अफवाज पाकिस्तान, अदलिया और रियासत के बुनियादी सतूनों के खिलाफ बयानात बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। फौज ने मुल्क की इज्जत आलमी सतह पर बुलंद की, कुर्बानियां दी और ऐसे इदारे पर उंगली उठाना बाइसे शर्म है। अयाज सादिक ने दावा किया कि वह मुज़ाकरात के लिए 4 कदम आगे बढ़े हैं, मगर सियासी फ़ज़ा के बायस 40 कदम पीछे जाना पड़ा, जो खुद इस बात का इशारा है कि सियासी कशीदगी किस सतह पर पहुंच चुकी है। असल सवाल यह है कि जब स्पीकर खुद ये तस्लीम कर रहे हैं कि माहौल इस कदर ख़राब हो चुका है कि पेशरफ्त मुमकिन नहीं रही, तो फिर क्या वाकई मुज़ाकरात हो पाएंगे? इमरान खान की जानिब से मजीद गैर लचकदार लबो लहजा, सोशल मीडिया पर ट्वीट्स, उनके लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, हुकूमती वज़रा के बयानात, पंजाब असम्बली की जानिब से PTI पर पाबंदी की करारदाद, क्या ये सब मुज़ाकराती माहौल को बेहतर करेंगे या मजीद ख़राब? 2024 के दिसंबर में हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का एक सिलसिला शुरू हुआ था जो 2025 के जनवरी में ख़त्म हो गया। वो माहौल भी तनाव से खाली नहीं था, मगर आज करीबन 11 माह बाद सूरत हाल कहीं ज्यादा पेचीदा हो चुकी है। ऐसे हालात में अगरचे स्पीकर अयाज सादिक की नीयत साफ महसूस होती है, मगर सवाल अपनी जगह बरकरार है। क्या वो मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा भी कर पाएंगे? एक तरफ हुकूमत इदारों के खिलाफ बयानियों को नाकाबिले बर्दाश्त करार दे रही है, तो दूसरी तरफ PTI जबर का इल्जाम लगा रही है। इमरान खान का लहजा पहले से ज्यादा सख्त है और सियासी सफ़ों में अदम एतमाद की खलीज बढ़कर गहरी खाई में तब्दील हो चुकी है। यूं मुज़ाकरात की जरूरत तो शदीद मौजूद है, मगर माहौल निदारद है। अगर स्पीकर दोबारा दरवाजा खोल भी दें तो असल मसला यह है कि क्या कोई अंदर आने के लिए तैयार भी होगा? मौजूदा फिजा में मुज़ाकरात एक तजवीज़ नहीं, कौमी ज़रूरत है, लेकिन वो ज़रूरत उस वक्त तक पूरी नहीं हो सकती जब तक सियासी क़यादत तलखी को कम करने के लिए पहला कदम ना उठाए। इसी पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल के लिए सवाल। मुज़ाकरात के लिए 4 कदम आगे बढ़ा, मगर सियासी फ़ज़ा के बायस 40 कदम पीछे जाना पड़ा। स्पीकर अयाज सादिक की मुज़ाकरात की दावत, मगर हालात की तलखी का भी एतराफ़। क्या मौजूदा स्टेलमेट में मुज़ाकरात का अमल शुरू हो पाएगा? ज़ैगम साहब। देखिए, मुज़ाकरात नहीं ऐसा तो क्या होगा? क्या PTI इनकलाब लेकर आएगी, रियासत पे कब्ज़ा कर लेगी? क्या ये एक इनकलाबी जमात है? इसके पीछे कोई बहुत बड़ी एक मुसल्ला एक तंजीम भी मौजूद है? नहीं है। एक जमहूरी जमात है, एक मकबूल जमहूरी जमात है। क्या हुकूमत PTI को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देगी? नहीं कर सकती। और ये दोनों चीज़ें अगर हो भी सकें तो काबिल कबूल नहीं है, कोई पसंदीदा बातें नहीं है। मुज़ाकरात ही होने हैं, आज नहीं तो कल। ज़ैगम साहब, मुज़ाकरात कभी ना कभी तो होंगे और मुज़ाकराती हल है, मगर सवाल यह है कि मौजूदा स्टेलमेट में क्या मुज़ाकराती स्टेलमेट को ख़त्म करेंगे या कोई और सिचुएशन? क्या आज कल में वो मुज़ाकरात हैं? आज कल में हमें वो मुज़ाकरात नज़र नहीं आते। सबसे पहले तो टॉक्स अबाउट टॉक्स करनी होंगी। जिस वक्त माहौल है उसको ठंडा करना होगा, दोनों तरफ से करना होगा। ख़ास तौर पर जिस तरह के अटैक PTI की तरफ से आ रहे हैं उसको रियासत अपने ऊपर हमला समझ रही है।
उसे फ़ौज अपने ऊपर हमला समझ रही है, ख़ास तौर पे उस बैकग्राउंड में, जबकि 9 मई का बैकग्राउंड भी मौजूद है। उसमें यह समझा जा रहा है जब तक पीटीआई और उसका जो सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया के अकाउंट और वो अकाउंट जो पार्टी के सरकारी अकाउंट तस्वुर किए जाते हैं, जो इमरान खान का अपना ऑफिशियल अकाउंट समझा जाता है, जब तक वहाँ से जो आग उगली जा रही है वो कम नहीं होगी और उसके साथ साथ हुकूमत भी एक कदम पीछे नहीं बढ़ेगी तो घटेगी तो हम आगे जा ही नहीं सकेंगे। अब आप देखिए, पिछली दफ़ा जब मुज़ाकरात कराए थे अयाज सादिक ने, दिसंबर यानी 24 और जनवरी 25 की बात है। अब उस वक्त क्या था, पीटीआई ने डिमांड्स रखे, 3 डिमांड्स रखी कि सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो 9 मई का और 26 नवंबर की तहकीक करे, मिलिट्री ट्रायल रोके जाएं। सिर्फ उन्होंने ये नहीं रखा, उन्होंने शर्त दे दी 7 दिन के अंदर अंदर कमीशन बनाया जाए वरना हम जा रहे हैं। उन्होंने डेट रखी कि 31 जनवरी तक मुज़ाकरात मुकम्मल किए जाएं वरना हम जा रहे हैं। उसके बाद वो उठकर चले गए। किस तरह से डायलॉग होते हैं, किस तरह से डायलॉग किए जाते हैं। और आप ये कह रहे हैं कि हम सियासी जमातों से डायलॉग करेंगे नहीं। हम अगर डायलॉग करेंगे तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट कहती है हमें आपसे बात नहीं करनी, आप पहले माफ़ी मांगे 9 मई की, फिर सियासी जमातों के साथ जाके बात करें। ठीक हो गया। तो यहाँ से आगे का रास्ता क्या है, सियासी जमातों को ही बैठना होगा और अब एक एक स्टेप लेना होगा। ठीक, खास तौर पर अभी तलखी जिस लेवल पर पहुँच गई है, यहाँ से पीछे हटना कोई आसान काम नहीं है। बेबी स्टेप्स से पहले पीछे हटना होगा, फिर कहीं मुज़ाकरात का मरला आएगा, वो बहुत दूर है। ठीक। इफ्तिखार साहब, स्पीकर अयाज सादिक की जानिब से मुज़ाकरात की दावत को क्या संजीदा कोशिश कहा जा सकता है या महज एक सियासी खानापूरी की दिखाई तो दे रहा है? पीटीआई बहुत हार्श उसके साथ आगे बढ़ रही है, तो ये कहाँ आएंगे? चलो जी, कह के देख लेते हैं एक बार फिर। नहीं, ये जो आपने कहा ना, कह के देख लेते हैं, इसका मतलब है ये आपको यकीन नहीं है। मैं आपको यकीन से ये बात कहता हूँ। पिछले दिन मेरी बहुत लंबी नशिस्त हुई अयाज सादिक से। आप यकीन करें वो उतने ही परेशान हैं सारी सूरत हाल से जितने आप और मैं हो सकते हैं, और हल उसका यही है कि सियासी मुज़ाकरात। और वो कहते हैं कि अभी देखिए जयगम साहब तो कम से कम फिर हुकूमती मुज़रा थोड़े से कम जारहाना बयानात दे लें। जयगम नहीं, अब आप देखें ना, ये वो भी करके उन्होंने देखा है। जयगम साहब ने भी बहुत अच्छी बात की कि भाई 3 मुतालबे थे, अगरचे वो तीनों मुतालबे बहुत इंतहा के मुतालबे थे, लेकिन साथ उन्होंने शर्त रख दी कि इतने दिनों में मुकम्मल हो। भाई कैसे पॉसिबल है? ये मुमकिन नहीं होता। टाइम फ्रेम नहीं तय किया जा सकता कि इतने दिन में नहीं होगा तो हम ये करेंगे। इसका मतलब है आप डायलॉग करना नहीं चाहते। देखो, खुदा के वास्ते गो बैक टू द पार्लियामेंट, जाएं, जाके उन कमेटियों में शिरकत करें, इमरान साहब को समझाएं कि मसाइल के हल में तो मुलाकात ही नहीं हो रही, कैसे समझाएंगे? जब हो रही थी तो फिर आग के गोले बरसाए जा रहे थे, फिर रियासत के ऊपर बात हो रही तो फिर कैसे समझाएंगे? नहीं, अब क्या है, वो इन 27 दिनों में यार कौन सी बुनियादी तब्दीली आ गई? और हो जाएगी मुज़ाकरात, रोज गप्पें हो जाएंगी, लेकिन जो गोलाबारी वो करते हैं रियासतों पे, रियासती अदारों के ऊपर, फौज के ऊपर, पार्लियामेंट के ऊपर, अपोजिशन के ऊपर, तो कोई ऐसे तो नहीं कोई खेल होता। खेल के भी कोई ना कोई तय होते हैं मुज़ाकरात के लिए। अब बहुत अच्छी बात की, मुझे बताएं, इन्होंने फरमाया जिनका आपने एक बयान पढ़ा, वसी तर इस्लाहात की ज़रूरत है। बहुत खूब मेरे भाई, आप उन वसी तर इस्लाहात के बारे में क्या कल तफसीली तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मुझ जैसे नाअहल आदमी को भी पता लग जाएगा कि आप इस मुल्क में वसी तर इस्लाहात की जिद्दोजहद कर रहे हैं, सिर्फ पानी की जिद्दोजहद, की रिहाई की जिद्दोजहद नहीं कर रहे। आइए उन वसी तर इस्लाहात को आवाम के आगे पेश करें ताकि मुल्क में एक डिबेट ले, और अगर दूसरे लोग हुकूमती अदारा आपकी बात मानने को तैयार नहीं तो हमें भी समझ आए यार ये तो बड़ी अकल की बात कर रहे हैं, और ये अकल की बात कर रहे हैं और दूसरे इनकी बात नहीं सुन रहे, फिर आपको समझ आएगी। तो आप इस्लाहात तो लाएं। एक ब्रेक लेते हैं, गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। शहजाद साहब, गैर लचकदार रवैया, बयानात, करारदादें स्पीकर खुद तस्लीम कर रहे हैं कि वो 40 कदम पीछे जा चुके हैं, जो 4 कदम आगे भी बढ़े थे। तो क्या मुज़ाकरात छोड़ मुज़ाकराती माहौल भी बन सकता है इस सूरत हाल में? देखिए, मैं समझता हूँ कि बैरिस्टर गौहर और अयाज सादिक साहब दोनों ही अपनी अपनी पार्टियों के बहुत बीबे और बहुत अच्छे लोग हैं, और ये जो चाहते हैं यकीनन अपने दिल से चाहते हैं। मुज़ाकरात होने चाहिए, इसके अलावा कोई और चारा है ही नहीं। लेकिन उसके लिए माहौल कैसे पैदा किया जाए, माहौल की बहुत बात होती है ना, कि माहौल पैदा किया जाए। माहौल पैदा करने के लिए पहली बात तो ये है कि जो पीटीआई है ये
इदारों के खिलाफ बयानात देना बंद कर दे। पहला इंडिकेशन ये होगा कि अफवाज के खिलाफ, इदारों के खिलाफ या उनकी शख्सियात के खिलाफ किसी किस्म का बयान ना दिया जाए। गवर्नमेंट क्या कर सकती है उसके जवाब में? गवर्नमेंट ये कर सकती है कि इमरान खान की मुलाकातों को आहिस्ता आहिस्ता खोलना शुरू कर दे, परमिट कर दे। मेरे हाल में इससे माहौल बहुत बेहतर हो जाएगा और मुज़ाकरात का एक तरीका इस्टेब्लिश हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात ये देखना है कि क्या हम इससे विन विन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये तो नहीं कि जिसको वो विन समझते हैं वो ना मिल पाए, या जिसको ये विन समझते हैं वो डिनाई करके तो वो समझे कि हम जीत गए क्योंकि हमने कुछ ज्यादा दिया नहीं। दोनों सूरतों में दोनों साइड पे कोई ना कोई उम्मीद होनी चाहिए कि कुछ ना कुछ उन्हें मिल जाएगा। सो देखते हैं कि हुकूमत क्या चाह सकती है। हुकूमत ये चाह सकती है कि निज़ाम को चलने दो, आओ कमेटियों में आके बैठो, निज़ाम को चलने दो और आहिस्ता मतलब आहिस्ता आहिस्ता जमहूरियत जो है इसको अपना कदम जमाने दो। ये हुकूमत चाहेगी। और हुकूमत ये भी चाहेगी कि इमरान खान जेल से बाहर ना निकले, या जब तक मुमकिन है ना निकले, क्योंकि अगर वो निकल आया तो एक और मुसीबत खड़ी हो जाएगी और ये निज़ाम दरम भरम हो जाएगा। तो वो क्या उस लेवल तक बात को ले जाना चाहते हैं जहां पर वो कहें कि हम यहां से उससे ये कह सकते हैं कि हमारे इससे आगे पर चलते हैं, हम इससे आगे नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इस हद तक कर सकते हैं कि आपके लिए माहौल अच्छा रखें, आपको बात करने का मौका दें पार्लियामेंट के अंदर, वगैरह वगैरह, वो जो सियासी किस्म की चीजें हैं जिससे निज़ाम का जो सिस्टम है वो चलता है। इमरान ये पीटीआई क्या चाहेगी? पीटीआई चाहेगी कि क्या हम उस लेवल तक जा सकते हैं जहां पे इमरान खान की रिहाई की पॉसिबिलिटी है, और क्या हुकूमत वहां पे जाके इमरान खान की रिहाई दिलवा सकती है, और क्या इमरान खान की रिहाई से कम पे पीटीआई तैयार हो जाएगी कि हाँ हम सब गुडी गुडी बाहर बैठ के करते रहेंगे, अपनी निज़ाम चलाते रहेंगे, लेकिन हमारा लीडर। मेरा अपना ख्याल ये है कि पीटीआई के अगर बहुत सारे लोग जो सियासी ज़हन रखते हैं अगर सिर्फ माइल भी होंगे तो उनके अंदर एक ऐसा तबका भी है जो कि गालिबन उनके खानदान के अफराद की शक्ल में, और फिर जो उनके साथ मिलकर जो लोग बाहर बैठे हैं ऐसे हैं जो कि शायद ऐसा काम होने ना दें। तो मुझे लगता है कि नीयत ठीक है, लेकिन शायद इससे कुछ ज्यादा हल ना हो पाए सिवाय इसके कि जो स्टेटस को है इसको मेंटेन किया जाए। ठीक हो गया। आमिर साहब, याद सादी को जैसे भी शहजाद साहब बीबे लोग कह रहे थे कस्टोडियन ऑफ द हाउस के तौर पर तो काबिल तहसीन अमल है, मगर हालात की संगीनी के बायस क्या वजीर आजम या सदर की जानिब से भी मुज़ाकरात की वाइब्स नहीं आनी चाहिए, या फिर ऐसे माहौल में जो इस वक्त हमारी ग्राउंड रियलिटी है कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं है? ये स्पॉट ऑन आई थिंक आयशा। ये जो उनका बयान है ना कि 4 कदम में आगे चला तो मुझे 40 कदम पीछे जाना पड़ा, या धकेल दिया गया। मैं जब से मैंने देखा है मैं ये सोच रहा हूँ कि ये 40 कदम उनको पीछे किसने धकेला, क्योंकि ये कहना तो देखें बड़ा आसान है ना कि पीटीआई के रवैये की वजह से वो 40 कदम उनको पीछे जाना पड़ा, या पीटीआई ने उनको जगह ही नहीं दी, वो 4 कदम आगे जो आए थे और थोड़ी जगह बनाते वहां पे पीटीआई ने उनको मौका नहीं दिया। देखिए ये कहना आसान है, लेकिन हुकूमत में बड़ी जान होती है। सो मैं ये मान नहीं सकता कि अगर वो 40 कदम उनको पीछे धकेलने में चले, पीटीआई ने उनको 25 कदम पीछे धकेला होगा, लेकिन मुझे लगता है कि 15 कदम जो है ना वो उनको अपनी हुकूमत की, अपनी पार्टी की वजह से भी पीछे जाना पड़ा था। वेरी क्विकली आई विल गिव यू द एग्जांपल। 1977 की पीएलए के मूवमेंट को हमें भूलना नहीं चाहिए। वो एक बाकायदा पाकिस्तान के अंदर एक पॉपुलर स्ट्रीट मूवमेंट की शक्ल इख्तियार कर गई हुई थी, और लगता था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब बिल्कुल घिर चुके हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन उन्होंने उसमें लोग भी मारे गए थे उस मूवमेंट के दौरान, उस एजिटेशन एहतजाज के दौरान, लेकिन उन्होंने उसके बावजूद मुज़ाकरात का रास्ता निकाला, और वो तकरीबन उनका एक अग्रीमेंट भी हो गया था, जिसको उस वक्त जनरल ने नहीं माना, इसलिए इसका कोई नतीजा नहीं निकल सका। तो हुकूमत में बड़ी जान होती है आशा, चाहे वो जैसी भी हुकूमत हो। वो अगर चाहे किसी मामले को हल की तरफ ले जाना तो उसके हाथ में बहुत सा इख्तियार होता है, उसके पास बहुत सारे वसाइल ऐसे होते हैं जिनको वो इस्तेमाल कर सकती है। वो जबरी वसाइल नहीं, लेकिन उनके पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं जिनको वो इस्तेमाल कर सकती है। सो आई थिंक कि अगर या सादिक साहब जो है वो थोड़ी सी और वजाहत कर देते कि उसको पीछे धकेलने में कौन कौन शामिल था, तो शायद हमें ये समझ आ जाती कि सिर्फ सारा कसूर पीटीआई का नहीं है, कुछ जिम्मेदारी जो है मिलकर हिस्सा डाला जाता है। दुरुस्त कहते हैं आप। और कंक्लूड करेंगे कि 40 कदम का फासला है और मुल्क की सियासी क़यादत का इम्तिहान है। देखना यह है कि स्टेलमेट में कामयाबी किसे मिलती है। प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।